आज तकी एजेंडा का जो मंच है जिस पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें अब एक ऐसे मेहमान की बारी है जो दरअसल आपने उनकी नए पद पर आने के बाद कभी उनकी बातचीत सुनी नहीं होगी। जी, पिछले साल वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए भारतीय जनता पार्टी के, इस साल पूर्ण रूप से भी प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों, आपको पसंद नहीं है ज्यादा बातचीत करना या काम ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बना उसके बाद दिल्ली का चुनाव आया और दिल्ली के चुनाव के बाद लॉकडाउन हो गया, मौका नहीं मिला और ऐसा कोई विषय भी नहीं आया जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ज़रूर ये बात तय थी कि हमने मार्च के अंत में या अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो समय कोरोना के कारण चला गया और आज आपके माध्यम से ये एजेंडा में जुड़ने का मौका मिला है। जी, चूंकि एक नेता के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर आपको लोगों ने सुना है, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानना चाहते होंगे। मसलन ये कि इतनी बड़ी पार्टी आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि मंत्री तो अपना रिपोर्ट कार्ड अलग देते हैं, लेकिन पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, सबसे अधिक सदस्य, वो क्या कर रही है? देखिए, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में सामान्य स्थिति से भी ज़्यादा काम करने का बेड़ा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इच्छा थी उसके साथ चट्टान के साथ सारी पार्टी खड़ी रही और इसीलिए हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल तक उसमें एक्टिविटी को जनरेट किया। आपकी बैठकें चल रही हैं? हमारी बैठकें चल रही हैं। I have taken approximately 130 video conferences. अच्छा. And approximately 160 hours I have been on video conferences. It's not only me. हाँ. सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, सब लोगों की अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस मिला लें तो कम से कम 6000 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अच्छा. और हमारे सारे डायरेक्शंस सेंटर से स्टेट को, हर तीसरे दिन हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग, हाँ. हर 5 दिन के बाद हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स प्लस स्टेट प्रेसिडेंट्स, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग, और वैसे ही वो अपनी मीटिंग हर स्टेट्स में ले रहे हैं। और हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया। सबसे पहली बात थी कि इस लॉकडाउन की अवस्था में हमको काम करना है, तो काम करने के लिए हमने फीड द नीडी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को शुरू किया और फीड द नीडी प्रोग्राम में हम लोगों ने लगभग 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंदों तक पहुंचाए। अच्छा. और इसके साथ साथ लगभग 4 बीजेपी के वर्कर्स, लाखों वर्कर्स। इसका सरकार से लेना देना? इसका कोई सरकार से लेना देना नहीं। और एंड इट वाज ऑन अ डे टू डे बेसिस रिपोर्ट। एवरी डे एवरी स्टेट हैज सेंट इट्स रिपोर्ट। कितने लाख कार्यकर्ता लगे, कितने लाख पैकेट्स पहुंचाए गए, कितने लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और उसी तरीके से राशन, मोदी किट के नाम से वो राशन पहुंचाने का भी काम हम लोगों ने किया। और वो राशन 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन, ऐसे हमने 4 करोड़ राशन किट्स भी हमने, मोदी किट्स भी हमने बांटे हैं। इसी के साथ साथ फेस कवर लगभग 5 करोड़ फेस कवर्स हम लोगों ने बांटे हैं। उसी तरीके से सबको आरोग्य सेतु से जोड़ना, फिर उसी तरीके से पीएम केयर फंड में लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए बीजेपी पार्टी का एक कार्यकर्ता जुड़े और वो अपने साथ 40 नए लोगों को जोड़े, क्योंकि बीजेपी की 40वां साल है, इसलिए 40 न्यू वर्कर्स हैव टू बी एनरोल्ड और उनको इनके साथ जोड़ा जाए, पीएम केयर फंड के साथ जोड़ा जाए। ये काम किया हम लोगों ने। आरोग्य सेतु में डाउनलोड करके उसको, उस ऐप को अपने में डाउनलोड किया जाए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया। और ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी चलती रही। और इसी के माध्यम से लोगों को, अब ये जब हमारे प्रवासी मजदूर बेचारे बहुत तकलीफ में थे, तो सरकार अपने तरीके से तो काम कर ही रही थी, लेकिन मुझे बहुत संतोष मिला कि हमारे कार्यकर्ताओं ने उन सब के लिए, चाहे वो स्लीपर्स की व्यवस्था करनी थी, भोजन की व्यवस्था करनी थी, ठहरने की व्यवस्था करनी थी, बहुत काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस काम को किया और मानवता का काम किया। और ये कोई अहम भाव से नहीं किया, सेवा भाव से किया है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस विपत्ति काल में पार्टी को एक्टिवेटेड रहा और हमारी पार्टी गैल्वनाइज है नीचे तक। हमारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में जब बात होती है, नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट इज द नेक्स्ट, आप अगला प्रोग्राम क्या दे रहे हैं, और हम लोगों ने अभी दिया है। ये 1 साल पूरा हो रहा है। अब इस 1 साल के पूरा होने पर आज मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, आपके चैनल ने भी उसको, उनका ऑडियो टेप सुनाया है।
तो वो सारी चिट्ठी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं तक, घरों तक, 10 करोड़ घरों तक उसको पहुंचाने का हम लोगों ने जिम्मा लिया है विथ सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट मोर देन 2 वर्कर्स फॉर 1 हाउस। लेकिन हम लोग जाएंगे, वो चिट्ठी देंगे। 2 साल ये जो 1 साल पूरा हुआ है, इसके उपलक्ष्य में उनके साथ मोदी जी की बात, उनका संवाद उन तक पहुंचाएंगे। इस काम को हम करने वाले हैं। वैसे ही लगभग 2000 वर्चुअल रैलीज होने वाली हैं। अच्छा, ये चुनाव, चूंकि मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आपके अब कार्यकाल में तो बंगाल चुनाव होना है, बिहार चुनाव उससे पहले हो जाना है। हम मेंटली अभी आप लोग चुनाव प्रचार शुरू कर चुके होते हैं। हम मेंटली तैयार हैं कि हमें कोरोना वायरस के साए में ही अपनी जीवन शैली को बदलना है, और इसलिए हम लोगों को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, और उस कार्यशैली के साथ साथ नए नए तरीके हमको ईजाद करने पड़ेंगे। और वो नए तरीकों में से हम लोगों ने ढूंढा है वर्चुअल रैलीज। अभी हम लगभग 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हुई है, प्रेस के साथ इंटरेक्शन हुआ है। कल से हमारे सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स करेंगे, फिर हमारे सारे मिनिस्टर्स करेंगे। 250 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और उसके साथ साथ फिर 2000 वर्चुअल रैलीज होंगी। और मतलब प्रधानमंत्री की रैलियां भी जो होंगी वहां पर, वो अभी वर्चुअल प्लानिंग आपने की है या? अभी तो हम एक्सपेरिमेंट बेसिस के साथ साथ लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसकी रीच कैसी बन रही है। एक एक रैली में हजार लोग जुड़ेंगे, 1000 लोग जुड़ेंगे। तो ऐसी हम पर क्या वहां पर ऐसी व्यवस्था है? वहां पर जो गांव हैं छोटे छोटे, वहां तक कैसे पहुंच बनेगी ऐसे वर्चुअल रैली से? लोगों ने देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, 6 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, आज हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स 5 लाख से ज़्यादा हो गए। इंटरनेट को यूज़ करने वाले शहर से ज़्यादा गांव में हो गए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इसी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जब आवश्यकता पड़ी तो हमारे ध्यान में आया कि हमारे मंडल तक का कार्यकर्ता और बूथ तक का कार्यकर्ता वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित होता है। अच्छा, वो लिंक मांगता है कि हमको लिंक भेजिए, आई वुड लाइक टू कनेक्ट माई सेल्फ। और हमारे यहाँ यह काम नेशनल लेवल टू स्टेट लेवल, स्टेट लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल टू मंडल लेवल, मंडल लेवल टू शक्ति केंद्र, एंड शक्ति केंद्र टू बूथ, ये व्यवस्था हमने वर्चुअली इस सिस्टम को बना लिया है। और इस पर हमारा काम चल रहा है पूरा का पूरा। पर आप मिस तो करते होंगे, आप बिहार के सिर पे आपकी अपब्रिंगिंग है पूरी, आप पैदा वहां पर हुए पटना में, आप अच्छे से जानते हैं उस जमीन को। लेकिन आप एक अध्यक्ष के तौर पर आप उस चुनाव प्रचार में आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ रहा है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर दिन हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और हमारी जीवन शैली, कार्य करने की शैली भी बदलती जा रही है। लेकिन जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं डेवलप होता, जब तक हम इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तब तक हमको सुरक्षित रखना होगा, लोगों को स्वस्थ रहना होगा, और इसके साथ जीने को का तरीका सीखना पड़ेगा। आप WHO के असेंबली के, हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी रह चुके हैं। जिस तरीके से पूरा अभी सिस्टम चल रहा है और कोरोना से जैसे हम डील कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से? जो आरोप खास पर आप पर लग रहे हैं सरकार पर कि सही तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, सही समय पर नहीं लगाया गया। देखिए श्वेता जी, मुझे ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपनी भूमिका को आज दिन तक नहीं समझ पाई कि विपक्ष कैसे किया जाता है और विपक्ष के इश्यूज क्या होते हैं। उनकी समझदारी बहुत सीमित है, उनकी जानकारियां भी सीमित हैं। अब ये हो सकता है कि यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर द वाटर बट यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। यू कैन इम्प्रूव समबडीज आईसाइट बट यू कांट गिव हिम विद विजन। दुनिया भर के सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत की थापी दी है, शाबाशी दी है, भारत के रास्ते को अपनाने के लिए कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा द इंडिया हैज चोजन द राइट पाथ एंड दे हैव टेकन अ बोल्ड डिसीजन एट द राइट टाइम। सारे संगठनों ने कहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं और हमारे नेता विपक्ष में ऐसे हैं जो जब लगता है तो लगा क्यों रहे हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री लॉकडाउन से पहले लगा रहे हैं, वो पूछते नहीं। लग जाए, लगा दें तो पूछते उठा क्यों नहीं रहे हो, उठाने लगो तो बोलते हैं कि लगा क्यों नहीं रहने दे रहे हो। तो यह मैं इसको बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं। पर ये जो आरोप लगता है कि आप लोग क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्रिटिसिज्म में ताकत हो तो सुनने के लिए हम उसमें सुधार करते हैं। ऐसा कहाँ है कि हम सुधार नहीं करते हैं। हम लोगों ने कौन सा क्रिटिसिज्म ऐसा है जिसमें कोई स्ट्रेंथ हो,
कोई डेप्थ हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, मानवता के लिए किया गया निर्णय हो और हमने न स्वीकार किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस विल नेवर हैपन। और मोदी जी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मोदी जी इज वेरी शार्प एंड रिसेप्टिव एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। लेकिन आप देखिए ना, आप सारे आप बयानों को आप देख लीजिए। सुबह वर्चुअल मीटिंग पर गए, 4 बातें बोली, पिछली बातों से उसका मेल नहीं खाता और अगली बातों के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके ही मुख्यमंत्री उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत, और मुझे फील होता है कि ऐसे क्राइसिस के समय जब मानवता को ध्यान में रख करके, हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। आप बताइए कब भारत कभी कष्ट में आया और हम लोगों ने ऑपोजिशन में रह करके सरकार का साथ नहीं दिया हो? हमेशा साथ दिया है। लेकिन इनके सोच में पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। अच्छा, अब जरा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, और मैं अगर आपकी टीम को देखती हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन बनाया गया तो उनकी टीम में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उनकी टीम में खेल रहे थे राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ऐसे बड़े बड़े नाम। क्या जेपी नड्डा को कभी ऐसा महसूस होता है कि उनकी टीम में सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, उनकी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सारे वो किरदार आपके आसपास, एक स्टार स्टडेड टीम, क्या स्टार स्टडेड टीम को संभालना मुश्किल होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में अपनी ताकत होनी चाहिए लोगों को साथ लेकर के चलने की, उनकी बातों को समझ करके उसको जोड़ने की। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि मेरी टीम भी और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, जो सरकार में है, ये सब लोगों ने अपने जीवन में, समाज जीवन में तप करके निकले हुए लोग, और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आई फील प्रिविलेज्ड दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच गुड पीपल एंड सच ब्रिलियंट लीडर्स। लेकिन आपको उस समय से मालूम था कि आपकी तुलना तो होगी, अगर अमित शाह जी, मतलब बिग शूज टू फिल, उन्होंने इस तरह की चुनावी कामयाबियां दिलाई, आपको एहसास था कि मुझे भी थोड़ा जज किया जाएगा? थोड़ा देखिए, जज करने का तरीका अलग अलग तरीके का होता है। हमारे अमित शाह जी की जो खूबियां हैं वह खूबी सब में नहीं होगी, वो खूबी उनके साथ एक्सक्लूसिव है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो खूबियां हैं वो अपने ढंग की खूबियां हैं। हम सब लोग उनकी खूबियों का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। और उसमें मेरी जहां तक व्यक्तिगत बात है, मैं अपने आप को कभी भी कहीं प्लेस नहीं करता हूं। मैं सबके साथ मिल करके कलेक्टिवली कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और सबका सदुपयोग करते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बहुत बड़ा कॉन्शियस भी नहीं हूँ बिग शूज टू फिल इन, और इन बातों में मेरा बहुत रुचि नहीं है। मेरा यकीन इस बात पर है कि वर्क गिवन, वर्क एग्जीक्यूटेड, देयर शुड बी नो गैप। अच्छा, ये जो सिस्टम होता है आपका, जैसे जब अमित जी के समय ही बात होती थी तो ये होता था और कि वो मैं पन्ना प्रमुख के स्तर, एक बात और बता दूं, और हमारे को केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर आशीर्वाद है। इसलिए हमको कोई भी काम को लक्ष्य तक ले जाने में दिक्कत नहीं। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अमित जी के साथ ये बातें कही जाती थी कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं का भी फोन, जो पन्ना प्रमुख हैं उन सबसे भी बैठ के वगैरह करते थे, तो क्या ये पार्टी का स्टाइल है जो अध्यक्ष दर अध्यक्ष पास ऑन होता है? बहुत हद तक ये हमारी संस्कृति का सवाल है। लेकिन कमोबेश परसेंटेज कितना कौन करता है वो डिफर करता है। अमित शाह जी एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर कुछ चीजों को लड़ा है, और हम लोग सब लोग इसी रीति नीति में पले बढ़े हैं, इसलिए इसी काम को हमने आगे बढ़ाना है और इसमें कोई कोताही नहीं होगी। आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या कोऑर्डिनेट करने? कंट्रोल करने की आवश्यकता मुझे पड़ती नहीं है, कोऑर्डिनेशन से ही काम चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक, चूंकि अभी मंत्रियों से हम बात कर रहे हैं तो हम सरकार की उपलब्धि, उनके मंत्रालयों की उपलब्धियां, अगर मैं पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि आपसे पूछूं एक साल में? सबसे बड़ी बात अगर हम पार्टी की दृष्टि से देखें तो जहां तक आंतरिक संगठन का सवाल है, हमारी मेंबरशिप 11 करोड़ से आज 18 करोड़ हो गई। अब उसको पार्टी से जोड़ने का काम हम लोगों ने पकड़ा है। मेंबरशिप तो हो गए, लेकिन मेंबरशिप से आगे भी बढ़ना है, वर्कर भी बनाना है, कनेक्ट भी करना है, अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है और इसीलिए अब हमारी एक्टिविटीज को नीचे तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आती है।
वी आर स्ट्रेट कनेक्टेड टू द ग्रास रूट लेवल वोटर। ये बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उस पर विश्वास सबको नहीं हुआ? हो जाएगा, हमारे इंटेंशन सही होने चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। और हमारे ऑपोजिशन वाले हमारे को हमारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमको सबका विश्वास जीतना है और हम उस रास्ते पर चले हैं, उसमें हमको सफलता मिलेगी। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, हम तैयार हैं, लेकिन सफलता मिलेगी। आपको लगता है ऐसा कि जो खासकर जो मुसलमान हैं, जो सीए के बाद विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे, क्योंकि कुछ के मन में एहसास था कि शायद ये हमें निकालने का तरीका है, उन सबको कैसे समझाया जाएगा? आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि सीए को गलत तरीके से हमारे विपक्ष के नेताओं ने पेश किया, पर उसका एक दूसरा पहलू ये होता है कि सही एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन हुई है। जी। हम सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और सही ढंग से करेंगे। ये टाइम नहीं मिला अभी, तो मतलब ये जैसे हुआ था उसी तरीके से कुछ जगहों पर एजिटेशन हो गया, बीच में दिल्ली का चुनाव आ गया, उसमें सब लोग इन्वॉल्व रहे, तो इस कारण से इसमें आगे चल करके इसमें हम सही तरीके से बढ़ेंगे और उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारा लक्ष्य है जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये नारा नहीं है, इट्स नॉट ओनली कहने के लिए नहीं है, इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि नड्डा जी बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को एक अनटचेबल की तरह से कि सपोर्ट करने कोई गवर्नमेंट, आपको आंकड़ा अगर एक का भी कम पड़ रहा है तो बड़ी मुश्किल होती थी। अब आज की तारीख में अगर एक एंटी माइनॉरिटी टैग आपके साथ चिपकता है तो वो भी हटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से, और इस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे। और कई नेताओं जिनके अगर निचले स्तर के ही हम बोले, कई के बयान आ जाते हैं, तो वो आपने देखा होगा मैं टाइमली एक्ट करता हूँ, सबके साथ इंटरेक्ट करता हूँ और सबको सही बात बताने का प्रयास करता हूँ, और इसमें कोई भी हम ढील नहीं देते हैं किसी को भी, कोई बड़ा से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर विच आई हैव गिवन टू माय वर्कर्स एंड माय लीडर्स। बीजेपी एक पार्टी के तौर पर हार पर कितना मंथन करती है और जीत पर कितना जश्न मनाती है? दोनों पर बराबर करते हैं। हार पर भी बहुत मंथन होता है, हार की चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके लिए इसमें एक बात जरूर होती है, हार होने के बाद कुछ होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज, कुछ होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, कोई पर्याय नहीं होता, वो आपको टाइम उसमें लगता ही लगता है, उस टाइम का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हम सब स्ट्रैटेजी बना करके ही चलते हैं और सबका मंथन करते हैं। और जहाँ तक जीत का सवाल है, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, इसलिए सेवा का माध्यम होने के चलते ठीक है खुशी बना हो गई, लेकिन उद्देश्य ये होता है कि हम यहाँ पर कुछ अच्छा करें ताकि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर और मजबूत हो। जैसे दिल्ली चुनाव का मंथन किया आपने उसमें तय किया कि हमसे कहाँ गलती हुई या सामने वाले की कामयाबी? हमारी जानकारी में था और बहुत सी चीजें जानकारी में आई भी, और मंथन भी हुआ है। उस मंथन के आप नतीजे आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे उसको। ये आपको बात चिंता में डालती है कि नए साथी कहाँ से आएंगे? अगर जैसे शिवसेना जैसी पार्टी आपका साथ छोड़ के चली गई इतने सालों बाद, तो लगता है कि वो जगह खाली है, हमारे साथ कोई नहीं उधर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुरंत इसको रेक्टिफाई करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेली चल पड़ी है और आप देखिएगा रास्ता महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा होगा, वेट करना हमको पड़ेगा, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पर ऐसा कुछ अकेले चलने का प्लान बिहार के लिए तो नहीं है? नहीं, बिहार में मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूं, एनडीए का गठबंधन मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और बिहार की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास है। अच्छा, विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में चाहे प्रेसिडेंट जो भी हो, चल रही है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की। ये सच है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं, ये सब वो लोग कहते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी को समझने का या तो मौका नहीं मिला, या समझने की इच्छा नहीं है, या उनकी जानकारियां सीमित है। वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, एक प्रधानमंत्री जी अपने सभी मंत्रियों से पूछते हैं बताओ नेक्स्ट क्या करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी सब लोग आगे क्या क्या रास्ता लेना चाहिए, सबकी चर्चाएं होने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इतने बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे चर्चा होती है? हाँ, निश्चित रूप से
सबसे चर्चा होती है, सबसे पूछा जाता है। अभी यहाँ पर मैं लगभग 7 मंत्रियों के साथ बैठ चुका हूँ। हाँ। और अभी कल के अंदर लगभग 21 मंत्रियों के साथ कहा तो ऐसे जाता है जो 21 मिनिस्टर्स आर गोइंग टू सिट डे आफ्टर टुमारो विथ मी। जी, जो प्राइम मिनिस्टर जो डिसाइड करते हैं उनके अपने कैबिनेट को नहीं पता होता, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल इस तरीके के आरोप इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जिन लोगों को जो दूर हैं उनको इस तरह का आभास होता होगा। बट हमारी पार्टी और हमारी सरकार बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है और सबके विचार लेकर के चलती है, सबको समावेश करके चलती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 14 मिनिस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हो गई। अभी 21 अगर मिनिस्टर्स के साथ 3 ग्रुप्स में हम बैठेंगे। हम उनके साथ कुछ एजेंडा उनको जिन पर हमको चर्चा करनी है वो हम उनको देंगे, उनके साथ चर्चा होगी, उसका फीडबैक होगा। यह फीडबैक हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री से डिस्कस करेंगे, उन तक हम पहुंचाएंगे। ये दिस इज एन इंटरनल प्रोसेस विच गोज ऑन। पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल। और हम इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से निकल करके आए हुए लोग हैं, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब आप एक अध्यक्ष के तौर पर आप अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव भी सुनते हैं जब उनसे मुलाकात? उनसे ही सुनते हैं, उनसे ही लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारा का जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा होगी कि नहीं जी। तो उसको अहमियत देनी है कि नहीं देनी, उसको सुनना है कि नहीं सुनना है उसको। और इसीलिए हमारे प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो कोई ड्राइंग रूम में बैठ करके बनाए गए कार्यक्रम नहीं होते हैं, सोच समझ करके नीचे तक की चर्चा करने के बाद बनते हैं। नीचे का व्यक्ति सपना देख सकता है एक दिन अध्यक्ष बनने का। मैं खुद हूं ना, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और मेरे परिवार का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं तो एक एकेडमिक फैमिली से आता हूँ। और मैंने कभी यहाँ पर इस जिम्मेवारी तक आने के लिए किसी से कहा हो या किसी से बात की हो या कोई चर्चा की हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें छोड़ दीजिए, अमित शाह जी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, वो किस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। हम सब लोग विद्यार्थी काल में एक दूसरे के साथ मिलते हुए, कंधा से कंधा मिलाते हुए, चलते हुए आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में कौन राजनीतिक बैकग्राउंड का व्यक्ति था? मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ 1989 से काम किया है। मैंने एक उनको संगठन मंत्री से इन जिम्मेवारियों तक पहुंचते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री तक, राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तक, संगठन महामंत्री से गुजरात का मुख्यमंत्री बनने तक, और उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री बनने की सारी यात्राओं को हमने देखा है। कोई किसी के पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। सब अपने तप से, अपनी मेहनत से, अपने देश की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए सब लोग यहाँ वो लोग पहुंचे हैं। मोदी जी। अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी हो गई हमारे राजनाथ जी को लीजिए आप जी, टीचिंग करते थे। हाँ। वहां से बढ़ते बढ़ते वो हमारे नितिन गडकरी को लीजिए, हमारे थावरचंद गहलोत को लीजिए, सभी तो कार्यकर्ता की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी नहीं। सारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के नाम मैंने आपको गिना दिए, और सब लोग अपनी ताकत से और अपने क्षेत्र में अपने कंट्रीब्यूशन से पार्टी की रीति नीति में काम करते हुए यहाँ तक गए। लेकिन किसी राजनेता का बेटा अगर कोई अहम पद हो तो क्या वो नहीं ले सकता है? ऐसा है क्या विरासत की परंपरा गलत है राजनीति? पार्टी में पार्टी के स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। और पार्टी का स्ट्रक्चर अगर इस कारण से डिस्टर्ब होता है कि कोई किसी के परिवार से होने के कारण वह उसकी अहमियत लेता है, तो यह उचित नहीं है, इससे पार्टी का नुकसान होता है। अच्छा, अगर मैं आपके आकलन में पिछले 1 साल में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आपके हिसाब से जानूं? सरकार की एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं, इसलिए मैं उसको एक में कैसे, अब देखिए ना धारा 370 कैसे मैं कहूँ श्वेता जी, आई वॉज ए यंग स्टूडेंट व्हेन आई यूज्ड टू शाउट स्लोगन, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं बनेंगे। और मोदी 2 की सरकार बनी, मई महीने में बनी, और अगस्त महीने में धारा 370 धाराशाही हो गई। 35 से धाराशाही हो गया। अगर मैं कहूँ आज 80s के दशक से राम जन्मभूमि का विषय, और वैसे तो कहा जाए तो शताब्दियों से ये विषय चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी तो अड़ंगा लगा रही थी, कांग्रेस पार्टी ने तो अड़ंगा लगाया, लेकिन फैसला आया, अच्छा फैसला आया, सब लोगों ने उसको सराहा। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बना करके हैंडओवर कर दी सारी ज़मीन, और उसका भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। ट्रिपल तलाक इतनी बड़ी कुरीति, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, उसके बावजूद भी ये कुरीति से हमारी मुस्लिम बहनों के साथ, माताओं के साथ कितना बड़ा अन्याय था।
लेकिन ये इसको ट्रिपल तलाक को तो ये समाप्त किया। आने वाले एक तो साल में आपके लिए बीजेपी का क्या गोल है? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बन गई, आप केंद्र में 2 बार से सत्ता में हैं, 6 साल हो गए, राज्यों में वो आप लोगों की मौजूदगी बढ़ी है, तो अब क्या बीजेपी के लिए? सबसे पहली बात है 18 करोड़ जो हमारे वर्कर मेंबर्स बने हैं उनको पार्टी के वर्कर्स फोल्ड में लाना, उनके साथ कनेक्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ग्रास रूट लेवल पे हमारा काम और स्ट्रेंथेंड हो, स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथेंड हो, इस काम को करना, आने वाले इलेक्शंस को पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरना और वहाँ जीत हासिल करनी, और साथ ही साथ सरकार के कामों में पार्टी एक सफल उपकरण बन करके पार्टी साथ में काम करे, इसकी चिंता करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नड्डा जी, बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, धन्यवाद। तो ये पूरी बातचीत उस पार्टी की जिसकी सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं केंद्र में, और उस पर लगातार हम सुबह से ई एजेंडा, अपनी ये खास पेशकश आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये खास बातचीत देखिए।